हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 7 मार्च 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम एस जयशंकर, आवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। मैनी ऑफ ट्रम्प प्रायोरिटीज वर्क फॉर इंडिया। तो अभी हमारे जो एस जयशंकर सर हैं वो गए हुए हैं विजिट पे। किस कंट्री की? यूके, यूनाइटेड किंगडम की विजिट पे गए हुए हैं। ठीक है, अब बहुत सारी बातें हुई हैं इस विजिट के दौरान। जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं कियर स्टारमर, उनसे मिले, वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं वहाँ से मिले, उनसे मिले। इसके बाद जो एस जयशंकर हैं वो एड्रेस करने गए एक थिंक टैंक को जिसका नाम है चाहतम हाउस। ठीक है, ये एक लंदन बेस थिंक टैंक है जो जियो पॉलिटिक्स पे जर्नल्स आर्टिकल्स पब्लिश करता है, बहुत सारी डिबेट कराता है, और ऐसे ही हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जैसे डिग्निटरीज को बुलाता है, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाता है टू इंटरेक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। इसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। ठीक है, और इसे क्वेश्चन किया जाता है कि सर क्या आपको नहीं लगता कि इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, वो कुछ इस तरह के एक्शंस ले रहे हैं जिससे इंडिया के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है? तो इसका जवाब देते हुए जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो बोलते कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे भी डिसीजंस ले रहे हैं अपनी कंट्री के फेवर्स में ले रहे हैं, अपनी कंट्री के फेवर में ले रहे हैं, प्लस कुछ डिसीजंस ऐसे भी ले रहे हैं जिसकी प्रायोरिटी क्या है? इंडिया है। ठीक है, ट्रंप प्रायोरिटीज वर्क फॉर इंडिया की जो ट्रंप की प्रायोरिटी है वो इंडिया के लिए कहीं ना काम करती हैं। तो पूछा गया कि कैसे जो ट्रंप की प्रायोरिटीज हैं वो इंडिया के लिए काम करती हैं। तो देखो, इन्होंने बोला कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इन्होंने बहुत सबसे अच्छा काम ये किया है कि खुद को डिटैच कर लिया है वेस्ट से। तो उनसे पूछा गया कैसे? उन्होंने बोला कि देखो 1947 के बाद, 45 के बाद, सॉरी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए ने खुद को बहुत ज्यादा डीपली इंगेज कर लिया विद वेस्टर्न कंट्री लाइक यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। ये इनको वेस्टर्न कंट्री बोला जाता है, यूरोपियन वेस्टर्न कंट्री। एंड ऑस्ट्रेलिया बट वैसी बात है कि एक कॉलोनी है, एक डोमिनियन स्टेट है यूके का, तो ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें काउंट कर लिया जाता है। तो जयशंकर का कहना था कि उन्होंने अपने आप को इतना डीपली इन्वॉल्व कर लिया था इन कंट्रीज के साथ कि अगर इन कंट्रीज के इंटरेस्ट पे कुछ भी डेंजर आता था, कुछ भी खतरा आता था, तो यूएसए को इंटरफेयर करना पड़ता था। जिससे मान लो कि पिछले साल का इंसिडेंट हम देखते हैं, कनाडा और इंडिया के रिलेशन एकदम से बहुत ज़्यादा खराब हो गए। ठीक है, कनाडा ने कुछ स्टेटमेंट दी अगेंस्ट इंडिया, बाद में यूएसए को बीच में कूदना पड़ा और यूएसए को भी इंडिया के अपोजिट कुछ स्टेटमेंट देने पड़े, जिससे इंडिया और यूएस के रिलेशन भी डैमेज हुए। तो जयशंकर का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने आके ये जो डिटैचमेंट होता है विद बेस्ट, कनाडा हो गया आपका, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इनके साथ खुद को डिटैच कर लिया। यानी कि इन केस है ना, अगर इंडिया यूके के रिलेशन खराब होते हैं तो उससे इंडिया यूएस के रिलेशन पे अब कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये हमारे इंटरेस्ट में है। दूसरा, इंडिया ने, यूएसए ने खुद को वेस्ट के साथ इतना ज़्यादा इंक्लाइन कर लिया था, है ना, कि अब अगर किसी कंट्री के रिलेशन, है ना, किसी वेस्टर्न कंट्री के रिलेशन इंडिया के साथ खराब होते हैं तो ऑटोमेटिकली यूएसए के रिलेशन भी उसके साथ खराब हो जाते थे। तो उन्होंने बोला कि अब हमें, है ना, इस चीज़ से फियर करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम यूके को नाराज कर देंगे तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो यूएसए के साथ भी खत्म हो जाएंगे या फिर खराब हो जाएंगे। ठीक है, द यूएस हैड बीन थॉट एज द ब्लॉक विद वेस्टर्न सिंस 1945 रादर देन ए नेशन, बट नाउ यूएस ओन सेल्फ परसेप्शन इज मोर देन ए नेशन, मिनिस्टर सेड। उन्होंने कहा कि भाई 1947 के बाद क्या है, यूएस एक नेशन से ज़्यादा ना एक ब्लॉक के रूप में दिखता था। जब कभी यूएसए को इमेजिन किया जाता था तो यूएसए के पीछे बहुत सारी कंट्रियां खड़ी हुई दिखाई देती थी, लाइक कनाडा हो गया आपका, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, नेदरलैंड हो गया, यूके हो गया। तो ये कंट्रीज मतलब इनके साथ खड़ी दिखाई देती थी, पीछे खड़ी दिखाई देती। बट डोनाल्ड ट्रंप के आने से यूएसए को एक नई आइडेंटिटी मिली है, अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मिली है।
ठीक है, इन्होंने बोला कि देखो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमारे इंटरेस्ट के लिए कैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा पैशनेट है आईमैक को लेके, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, एक कॉरिडोर है जो इंडिया से शुरू होगा और जो यूएई, सऊदी अरबिया, इजराइल होते हुए यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में जाएगा। तो मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने बताया कि कैसे यूएसए पूरी कोशिश कर रहा है कि आईमैक को जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, बनाया जाए, कंप्लीट किया जाए, सो चाइना का इन्फ्लुएंस कम कर सके पूरी दुनिया में। इसके अलावा इन्होंने बोला कि देखो इंडिया, यूएसए और जो अदर कंट्रीज थे ना, उनका रिलेशन कैसा था, ये पूरी तरह से रिलायबल थे, यूएसए पे रिलाई करते थे पूरी तरह से कि यूएसए अगर कोई ब्लॉक बनेगा तो यूएसए ज़्यादा फंडिंग देगा, है ना, जैसे लाइक नेटो, है ना। सबसे ज़्यादा बुरी फ्रस्ट्रेशन क्या है आज, क्यों जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यूएसए को डिटैच कर रहे हैं विद यूके, विद फ्रांस, विद जर्मनी, विद ऑस्ट्रिया, विद अदर कंट्री, पोलैंड वगैरह वगैरह, बिकॉज नेटो में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, मिलिट्री कंट्रीब्यूशन यूएसए देता है, सबसे ज़्यादा फंडिंग नेटो को यूएसए देता है, ठीक है, और सबसे कम फंडिंग ये जो यूरोपियन कंट्रीज है वो देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए, नेटो किसके लिए बनाया गया, आपकी प्रोटेक्शन के लिए रशिया से, ठीक है, बट आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे, नेटो हमने अपने लिए थोड़ा नहीं बनाया, तो अब आपको बराबर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई वो खुद को क्या कर रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं इन कंट्री से। इस पर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल सही कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, हमने भी क्वाड बनाया है, वी मेड क्वाड विद यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, बट हम यूएसए पे बर्डन नहीं बने, हमने यूएसए से नहीं कहा कि आप ज़्यादा फंडिंग दो, हम भी बराबर की फंडिंग कर रहे हैं, है ना, एक फेयर शेयर है सबके बीच में। तो इस तरह से ये कहना सही नहीं होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के जो भी एक्शन है उसमें इंडिया जो है हमेशा प्रायोरिटीज पे रहता है और हमेशा प्रायोरिटीज पे रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम पीओके, तो जयशंकर से ही रिलेटेड है। ए पाकिस्तान बैकेट पीओके कश्मीर इशू विल बी सॉल्व्ड। कल चाथम डायलॉग को एड्रेस कर रहे थे, अभी हमने प्रीवियस न्यूज में पढ़ा है, तो यहां पर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी था, तो इसने ये क्वेश्चन पूछा, इन्होंने क्वेश्चन ही यहाँ से शुरू किया कि मैं आपको थोड़ा सा नर्वस करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर इशू जो है वो कैसे सॉल्व होगा, आप पीओके वापस कैसे लोगे, ठीक है, पीओके को लेकर इन्होंने क्वेश्चन किया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने। तो जयशंकर ने बड़ा फियरलेसली इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखो पहली बात तो जो पीओके है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, और कश्मीर इशू तब सॉल्व होगा जब आप पीओके को सबसे पहले हमारे यहाँ पे हैंड ओवर कर दो, हमें वापस कर दो, ठीक है, और अदरवाइज हम इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपसे वापस लेके रहेंगे, क्योंकि हमने इसके लिए कोशिशें भी शुरू कर दी। हमारा पहला स्टेप क्या था, कश्मीर को इंटीग्रेट करने के पीछे हमने सबसे पहले आर्टिकल 370 हटाया, आर्टिकल 370 को हटाया, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या था, हमने जम्मू एंड कश्मीर में दोबारा से डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया, वहां पे असेंबली बनाई और दोबारा से इलेक्शन कराए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, और वहां पे एक चीफ मिनिस्टर भी बनाया। अब जो तीसरा स्टेप है, ठीक है, वो पीओके को वापस लेना है। तो हमारा प्रोसेस चल रहा है, और मीन भाई हमें जब भी टाइम लगेगा तो हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपसे पीओके वापस लेंगे, ठीक है। तो जब बात हुई कि आप क्या ज़बरदस्ती ऐसा करेंगे, क्या एक मिलिट्री एक्शन होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं चाहते मिलिट्री एक्शन, है ना। आप अगर इस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या करो, पीओके वापस करो हमें, ठीक है। आपको पीओके वैकेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पीओके में क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, प्लेबिसाइट होगा, और जो प्लेबिसाइट में जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे कश्मीर उसको बिलोंग कर जाएगा। तो इन्होंने सीधे बोला कि भाई हम तो यूएन रेजोल्यूशन को मानते हैं और यूएन रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम 2611। 2611 accused says he will be tortured if sent to India। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर लास्ट मंथ यूएसए की विजिट पे गए, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, बहुत सारी बातें हुई हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में, बहुत सारी ट्रीटीज हुई, बहुत सारी डील्स भी हुई, बट एक पॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने उठाया, एक टेररिस्ट हमारे यहाँ पे 26 नवंबर
2011 को मुंबई में एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे डेडली टेररिस्ट अटैक होता है। फ्री घूम रहे थे टेररिस्ट मुंबई की गलियों में और बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे होटल्स पे, हॉस्पिटल्स पे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, आपने रेलवे स्टेशन का नाम सुना होगा, वहाँ पे भी अटैक हुआ। तो मतलब ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में 9/11 के बाद सबसे डेडली टेररिस्ट अटैक था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसका एक एक्यूज अभी भी आपके यूएसए में फ्रीली घूम रहा है, मतलब है डिटेंशन में ही, बट अभी भी इसको कोई सजा नहीं हुई है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक्स्ट्राडाइट कर दें, आप हमारे यहाँ पे भेज दें, ठीक है। हमारा लॉ अकॉर्डिंगली काम करेगा और जो भी इसको सजा मिलेगी वो है ना, इसको हम दे दी जाएगी। इस टेररिस्ट का नाम है तहावुर राना, एक पाकिस्तान बेस टेरर प्लानर है ना, टेररिस्ट अटैक्स की प्लानिंग करता है। और इसी ने 26/11 की प्लानिंग की थी विद द अमेरिकन टेररिस्ट डेविड हेडली। तो इसको एक्स्ट्राडाइट करने की बात की थी। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ से एग्री किया कि हम इसको एक्स्ट्राडाइट करने जा रहे हैं। उसके बाद ये पर्सन क्या करने लगा, अब इसने यूएसए के सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, बहुत सारे कोर्ट को अप्रोच किया कि हमें इंडिया ना भेजा जाए। तो जब इससे पूछा गया कि आपको इंडिया क्यों ना भेजा जाए, तो इसने सबसे पहला आर्ग्यूमेंट दिया क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो उन्होंने कहा सो व्हाट, पाकिस्तानी हो तो क्या? उन्होंने कहा कि इंडिया के लोग है ना, इंडिया का जो लॉ एंड ऑर्डर है, इंडिया की जो पुलिस है, मेरे साथ टॉर्चर करेगी। जिस तरह का जो हीनियस क्राइम हमने 26/11 को किया था, तो इंडिया के लोग, इंडिया का कानून मुझे छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए मुझे इंडिया मत भेजो। इस आर्ग्यूमेंट से सहमत नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट। फिर इन्होंने बोला कि देखो मेरे को तो बीमारी है ना, और मैं जेल में बंद हूँ, तो मेरे लिए तो ये क्या है, एक तरह से डेथ सेंटेंस ही है, पड़े पड़े जेल में एक दिन मर जाना है मुझे, ठीक है। तहावुर राना प्ली सेज his severe medical condition would render his extradition a de facto death sentence, that likelihood of torture is higher since he is a Muslim of Pakistani origin। ठीक है, इन्होंने ये भी बोला कि मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा दिनों तक इनके आर्ग्यूमेंट ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब इन्हें जाना ही होगा, ठीक है। बाद में हमारा इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पे है ना, इनके साथ वही होगा जो अजमल आमिर का साहब के साथ हुआ, हैंग टिल डेथ। फिलहाल देखते हैं है ना कि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो कितनी तेज़ी दिखाती है इनके एक्स्ट्राडिशन में, और कितनी जल्दी ये इंडिया आता है, और है ना इनको इनके क्राइम के हिसाब से कब इनके साथ जस्टिस होता है। चलिए नेक्स्ट है INSB तारनी विद 2 वुमेन नेवी ऑफिसर्स लीव पोर्ट स्टैनले। तो INSB तारनी, ठीक है, ये एक सेल बोट है, ठीक है, जो निकली है दुनिया की है ना परिक्रमा करने, अर्थ गोल है ना उसके चारों तरफ घूमने। तो इसी अपनी इसी विजिट में क्या कर रहा है, ये डिफरेंट कंट्रीज जो इसके रास्ते में आते हैं उनको विजिट करता है। तो कल ये कहाँ पहुंचे, पोर्ट स्टैनले। ये पोर्ट स्टैनले कहाँ है, फॉकलैंड आइसलैंड पे, ठीक है। फॉकलैंड आइसलैंड कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। साउथ अमेरिका है ना, यहाँ पे है ना साउथ अमेरिका ऐसे बीच में, और यहाँ पे अर्जेंटीना है, ये आपका अर्जेंटीना है। यहाँ पे आपको फॉकलैंड आइसलैंड देखने को मिलेगा, यहीं पे पोर्ट स्टैनले है, यहीं पे कल हमारी INSB तारिणी पहुंची, ठीक है। इन्होंने अपना जो 4th लेग है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फॉकलैंड आइसलैंड की अगर बात करें, ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका में बेस एक आइलैंड है, और भले ही अर्जेंटीना के पास है, बट इस पर कंट्रोल किसका है, UK का है, ठीक है। इस आइलैंड को लेके अर्जेंटीना और UK के बीच में लड़ाई भी हो चुकी है। फाइनली लड़ाई के बाद इस लड़ाई में UK जीता, और फॉकलैंड आइसलैंड है वो किसके पास चला गया, आपके UK के पास चला गया, और 1982 से ये UK के पास ही है, फुल्ली कंट्रोल में, ठीक है। बाद में प्लेबिसाइड कराया, यहाँ पे जनमत संग्रह कराया था, एंड वहाँ की 80% जो जनता थी उन्होंने UK को भी वोट दिया था। अब कॉलोनी बना के रखा है, तो आप समझ ही सकते हैं कितने फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइड इन्होंने करवाया होगा। बात करें INSB तारिणी की, ठीक है, 2017 में शुरू हुआ था ये, ठीक है। और इस सेल बोट को, INSB तारिणी को गोवा शिपयार्ड ने बनाया है, ठीक है। और इसको चलाया जा रहा है नाविका सागर परिक्रमा
अभियान एक्सपीडिशन के अंडर, ठीक है। दो जो इंडियन नेवी की जो ऑफिसर्स हैं वो इसको लीड कर रही हैं। क्या नाम है? एक का नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, ठीक है। तो ये दो लोग सेल कर रहे हैं। और अब इसका जो नेक्स्ट, अभी तो ये पोर्ट स्टैनले पहुंचे, अब नेक्स्ट कहां पहुंचेंगे? ये केप टाउन। कहां पे है केप टाउन? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम finance. Rupees 1 lakh crore fund to stimulate private sector research and development close to approval, ठीक है। तो पिछले साल के बजट में भी इससे बात हुई थी और इस साल के बजट में भी इससे रिलेटेड बात हुई है। इसके अलावा हमारे इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बात चलती रहती है कि इंडिया अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता, और दैट इज़ वाई हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ठीक है। अगर अदर कंट्रीज़ को देखा जाए तो अदर कंट्रीज़ जो है अपनी जीडीपी का 1.5% से लेके 3% तक किस पे खर्च करते हैं? R&D पे खर्च करते हैं। भाई अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 1% से भी नीचे, लेस देन 1%। अगर बात करें टू बी प्रिसाइज तो पॉइंट अपनी जीडीपी का 0.65% किस पे खर्च करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो इसी को बढ़ाने का प्रपोजल रखा है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर अगर अदर कंट्रीज की बात करें, यूएसए, जापान जैसे कंट्रीज की, तो अदर कंट्रीज की जो प्राइवेट सेक्टर है वो 65% से 70% किस पे खर्च करता है? R&D पे खर्च करता है। दैट इज भाई आप देखोगे इन कंट्रीज में आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि अब है ना कि जापान ने इतना 6G बना दिया, यूएसए के पास F-22 रैप्टर है, चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी इनके पास इसलिए है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इनके पास इसलिए है बिकॉज दे स्पेंड है ना मच ऑफ देयर मनी ऑन R&D। भाई अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये एक्सपेंड जो है 30 से 36% के बीच में है। तो बिल्कुल आधा है ना, जितना अदर कंट्रीज में होता है उसका आधा हमारा प्राइवेट सेक्टर करता है। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर का तो आप देख ही रहे हो 1% से भी नीचे। तो इसी R&D को प्राइवेट सेक्टर में है ना जो 30 से 36% है, इसको बढ़ा के 60 to 70% तक ले जाने का प्लान है। और इसी के तहत बनाया गया है 1 लाख करोड़ रुपए का फंड, ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है और इस फंड को प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा थ्रू लोन, ठीक है। तो अब ये थोड़े दिनों में फाइनलाइज होने वाला है। ये हमारे अजय सूद हैं जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तो इस बात का जो डिक्लेरेशन है उन्होंने किया है, द गवर्नमेंट इज क्लोज टू फाइनलाइजिंग एन एम्बिशियस 1 लाख करोड़ फंड टू स्टिमुलेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक और हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया है ना, टू वर्क विद है ना वर्क इन जज एज है ना सुप्रीम कोर्ट। और इनका नाम क्या है? जस्टिस जॉय माल्या बागची। ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज होने वाले हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये जॉय माल्या बागची 2031 में इंडिया के चीफ जस्टिस भी होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे ये, है ना। हालांकि इनका जो टेन्योर है बहुत कम रहेगा, मई से लेके अक्टूबर के बीच में ये चीफ जस्टिस रहेंगे इंडिया के, बट हाँ कुछ समय के लिए चीफ जस्टिस रहेंगे। इसके अलावा क्या हुआ कि अब जजों का जो जज का हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है वो ये देखता है कि सुप्रीम कोर्ट में सारे स्टेट्स को लगभग रिप्रेजेंटेशन मिल जाए कुल मिला के। तो अभी तक बात करें, लास्ट जो हमारे चीफ जस्टिस थे अल्तमस कबीर, ठीक है, 2013 में। तो ये लास्ट चीफ जस्टिस थे कोलकाता से, और ये होंगे क्या? नेक्स्ट चीफ जस्टिस। तो याद रखेंगे कौन बने हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस? जस्टिस जॉय माल्या बागची। और ये हमारे इंडिया के अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे इन 2031। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम ट्रंप एंड गाजा। ट्रंप ने एक बार फिर फ्रेश वार्निंग दी है। ट्रंप वॉन्ट्स गाजा दैट यू आर डेड इफ यू हॉस्टेज नॉट फ्री। उन्होंने सीधे बोला है कि भाई अब बहुत हो गया, हमने आपको डेडलाइन भी दी, सैटरडे की भी डेडलाइन दी थी पहले, ठीक है। अब हम आपको दे रहे हैं फाइनल वार्निंग, ठीक है, कि अगर सारे हॉस्टेजेस को आपने रिलीज नहीं किया तो सबके सब मारे जाएंगे गाजा में।
और उन्होंने बोला कि हमने इजराइल को जो कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं ना आपके इलाज के लिए वो हमने भेज दी हैं. मिस्टर ट्रम्प सेड ही वाज सेंडिंग इजराइल एवरीथिंग इट नीड टू फिनिश द जॉब एज हिज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीडाइट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन वेपन रिलीज all of the hostage now, not later, and immediately return all the dead bodies of people you murder or it's over for you, he wrote on Truth Social. This is your last warning. ये लास्ट वार्निंग दी है. इसके बाद अगर सारे हॉस्टेजेस वापस नहीं आए तो आपको एक मासैकर देखने को मिलने वाला है गाजा में. ठीक है. और अमेरिका जब भी मासैकर करता है तो क्या करता है ना, डेमोक्रेसी के नाम पे करेंगे ये लोग, है ना, क्रूड ऑयल के नाम पे करेंगे, केमिकल वेपन के नाम पे करेंगे और डेवलपमेंट के नाम पे करेंगे. कहीं भी चले जाओ किसी भी कंट्री में जिसको अमेरिका ने इन्वेड किया है, इनके आर्ग्यूमेंट हमेशा यही रहते हैं. ठीक है. तो देखते हैं नियर फ्यूचर गाजा में किस तरह का एक्शन लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप. तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस. मिलते हैं कल यानी कि 8 मार्च के द हिंदू एनालिसिस के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.